ये थर्ड ईयर का सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम लोग आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बताएंगे। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो नंबर 1 टॉपिक आ रहा है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, वो आ रहा है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय विकास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय संबंध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या डेवलपमेंट हुए, क्या विकास हुए। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं 1945 के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत 3 ऐसे अवसर आए जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन हो गया। नंबर 1 फर्स्ट 1914 से लेकर के 1919 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आया और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नंबर 2 1945 के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके पश्चात कोल्ड वॉर, इट इज कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई। नंबर 3 1991 के अंतर्गत गल्फ वॉर के पश्चात न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स आया और नई उभरती राजनीतिक प्रवृत्तियां और मुद्दे आए। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हम विकास की जब हम बात करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली, जर्मनी और जापान, इटली, जर्मनी और जापान ये धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र, ये धुरी राष्ट्र थे और इन राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिमी शक्तियों ने, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के युद्ध करना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ब्रिटेन जो विश्व का सरताज था, ब्रिटेन जो विश्व का महानायक था, उसके संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि विश्व की जो व्यवस्था है वो मूल रूप से विश्व की शासन व्यवस्था को हम लोग देखें तो आप लोग देखेंगे कि विश्व की जो शासन व्यवस्था थी वो बाइपोलर वर्ल्ड में परिवर्तन हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ब्रिटेन विश्व का सरताज था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वह हार रहा था, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की जगह विंस्टन चर्चिल बना और उसके पश्चात जो है ब्रिटेन है, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इन सब ने मिलकर के धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया और इसके अंतर्गत जो है धुरी राष्ट्र पराजय हुए। इटली, जर्मनी और जापान तबाह हो गए और उसके स्थान पर विश्व के अंतर्गत 2 महाशक्तियों का उदय हुआ और उन 2 महाशक्तियों का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति का नाम था सोवियत संघ। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं विश्व स्तर पर तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है मूल रूप से एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात शीत युद्ध का प्रारंभ होता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति 2 खेमों के अंतर्गत बंट जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व राजनीति के अंतर्गत जो विकास हुआ, नंबर 1 यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। यूरोप के अंतर्गत जो प्रभुत्व था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व है, उसके अंतर्गत जो है इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनकी गणना महान शक्तियों में की जाती थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात इन यूरोपियन शक्तियों का पराभव हुआ, यूरोपियन शक्तियों का अंत हुआ और विश्व के अंतर्गत जो विश्व को अनुशासित करने वाला यूरोप था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात समस्या प्रधान यूरोप बन गया और विश्व के अंतर्गत इटली और जर्मनी बर्बाद हो गए, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, पंगु हो गए और उनके स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका
और सोवियत संघ का प्रभुत्व स्थापित होता है। नंबर 2, एशिया एवं अफ्रीका का नवजागरण। एशिया और अफ्रीका का नवजागरण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत, क्योंकि ब्रिटेन पराजय हो गया और साम्राज्यवाद रूपी सूर्य अस्त हो गया, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्र हुए, और 1945 के पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या सदस्य जो संख्या बनी 51 थी, वो वर्तमान के अंतर्गत जो है 192 के करीब हो गई थी। नंबर 3, परमाणु युग का प्रादुर्भाव। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात काल के अंतर्गत जो हिरोशिमा और नागासाकी है, उन पर परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था, और सोवियत संघ और अमेरिका ने जो है आपके हाइड्रोजन बम और परमाणु बमों का निर्माण किया। तो जो नई उभरती प्रवृत्तियां हैं, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं परमाणु युग का प्रारंभ होता है। नंबर 4, शीत युद्ध का प्रारंभ। शीत युद्ध का प्रारंभ। शीत युद्ध के प्रारंभ से तात्पर्य यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एशिया और अमेरिका और सोवियत संघ दो खेमों के अंतर्गत बढ़ गए थे, और उसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, और उन दोनों के अंतर्गत लॉर्ड पैक्टन ने कहा है कि विश्व तोपों से भी अधिक उच्च स्वर में विचारों का गर्जन हुआ, और वो विचारधाराएं थी साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। नेक्स्ट, सैनिक संगठनों का निर्माण। सैनिक संगठनों का निर्माण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत सैनिक संगठनों का प्रादुर्भाव होता है, और इसमें नाटो है, सीटो है, सेंटो है, बगदाद पैक्ट है, वार्सा पैक्ट है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात सैनिक संगठनों का विस्तार होने लगा। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्षता का उदय। गुट निरपेक्षता का उदय। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि गुटों से अलग रहना, और शीत युद्ध की राजनीति के पश्चात जो है विश्व के अंतर्गत दोनों गुटों से अलग रहने के लिए जो नासिर, टीटो और पंडित नेहरू ने एक नीति का प्रतिपादन किया कि हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहते हुए गुट निरपेक्षता यानी कि तटस्थता की नीति का प्रतिपादन करते हैं, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्षता का उदय होता है। नेक्स्ट आता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात उसका अंत होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, और इन नए राष्ट्रों के पश्चात हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो महान शक्तियां थी, तानाशाही शक्तियां थी, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था जो साम्राज्य शक्ति की प्रतीक थी, उसका अंत हुआ और विश्व के अंतर्गत नवीन राष्ट्रों का प्रादुर्भाव होने लगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ से तात्पर्य यह है कि यूएनओ की शक्ति में वृद्धि होने लगी, यूएनओ की शक्ति बढ़ने लगी, और विश्व को एक प्लेटफार्म मिला, विश्व को एक ऐसा प्लेटफार्म मिला
जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक नया पैगाम लेकर के आया, एक नया आंदोलन लेकर के आया, जिस पर सभी देशों का विश्वास होने लगा और तृतीय विश्व युद्ध से मुक्ति मिलने लगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा प्लेटफार्म के रूप में उदय होता है जहां पर सभी राष्ट्र आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य यह है कि विश्व की महाशक्ति, उत्तर का मतलब यहां पर हुआ विकसित राष्ट्र और दक्षिण का मतलब यहां पर हुआ है विकासशील राष्ट्र। इन राष्ट्रों के मध्य जो विकासशील राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्रों के प्रति अपनी बात रखने लगे और एक डायलॉग प्रारंभ हुआ विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य कि हम अपनी समस्याओं का निदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच में भी एक नया डायलॉग शुरू हुआ। नेक्स्ट आता है दक्षिण दक्षिण संवाद, साउथ साउथ ऑर्डर, यानी कि उत्तर ने दक्षिण के देशों पर अपना जो है भार लादने की कोशिश की, अपनी समस्याओं को लादने की कोशिश की और जो जलवायु दूषित हो रहा है उसके लिए दक्षिण के लोगों को उत्तरदायी माना। तो फिर जब उत्तर से उन्हें सफलता नहीं मिली तो दक्षिण के देशों ने एक साउथ साउथ ऑर्डर, दक्षिण दक्षिण संवाद प्रारंभ किया और इन गरीब राष्ट्रों ने कहा कि हम मिलजुल करके अपनी समस्या का समाधान करें, आर्थिक सहयोग करें ताकि अपनी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं का निदान कर सकें। नेक्स्ट आता है यूरोपियन एकीकरण के प्रयास। देखिए यूरोपियन एकीकरण के प्रयास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात क्या हुआ था, 1947 के अंतर्गत गेट समझौता होता है और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं जब 93 की अगर अपन बात करें तो मैस्ट्रिक्ट संधि होती है और उसके अंतर्गत मैस्ट्रिक्ट संधि के अंतर्गत जो यूरोप के राष्ट्र है, जर्मनी है, बेल्जियम है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन 8 राष्ट्रों ने मिलकर के एक संधि की, हमारी एक संसद हो, एक मुद्रा हो, एक व्यापार हो। तो इन राष्ट्रों ने यूरोपियन एकीकरण के अंतर्गत जो है एक नई दिशा के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट आता है साम्यवाद का विघटन। देखिए साम्यवाद का विघटन से तात्पर्य यह है कि 1985 के अंतर्गत 1985 के अंतर्गत रशिया का राष्ट्रपति जो है मिखाइल गोर्बाचोव बनता है और उन्होंने पेराइस्का और ग्लासनोस्ट की 2 ऐसी नीतियां दी जिसके माध्यम से उसने इस बात का प्रयास किया कि मूल रूप से जो है साम्यवादी जो रूस है वो उसके ओपन डोर पॉलिसी, बंद दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गई थी और उसने साम्यवादी जो है रूस को एक लोकतांत्रिक मॉडल दिया और उसमें उसने कहा कि ओपन डोर पॉलिसी के द्वारा हम रशिया का विकास करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो साम्यवाद का विघटन था वो मूल रूप से इसका जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, ताश के और कब्र में दफन हो गया और उसके पश्चात पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये जितने भी राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए और उसके पश्चात रूस जो है सोवियत संघ की जगह एक रूस अस्तित्व के अंतर्गत आया। नेक्स्ट आता जर्मनी का एकीकरण। देखिए हम लोग नवंबर 1989 की बात करें तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो 45 वर्ष तक जर्मनी की दीवार, बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी उत्तरी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, वो जो है नवंबर 1889 के अंतर्गत उस दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था और जर्मनी को एकीकरण हो गया था और वहाँ के लोग आपस में भाई भतीजे गले मिलने लगे थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मैं बताऊं आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ये भी नई उभरती प्रवृत्तियां और मुद्दों के अंतर्गत आती है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट आता शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध जो 1945 के अंतर्गत
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच में संघर्ष हुआ। वो 1990 के अंतर्गत जब खाड़ी युद्ध हुआ, उस दौरान शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। वैसे 1985 के अंतर्गत पेरिस और ग्लासनोस्ट की नीतियों के माध्यम से जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। देखिए बच्चों, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का तात्पर्य मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड स्तर पर सबसे पहले आया था, वो आया था बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अमेरिका बनाम पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ। और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं 1990 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड अस्तित्व में आया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, कब्र में दफन कर दिया गया था, और विश्व की एक महाशक्ति बनी, वो बनी अमेरिका, और विश्व का महानायक बना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। नेक्स्ट आता आर्थिक उदारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। आर्थिक उदारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है बच्चों कि विश्व स्तर पर आर्थिक उदारीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, यानी कि जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटीकरण, आर्थिक उदारीकरण और बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर आर्थिक उदारीकरण होने लगा, लिबरलाइजेशन होने लगा। और ऐसी स्थिति में के आपको मैं बताऊं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीति का जो मूल स्वरूप था वो ये होने लगा कि विश्व स्तर पर जो है सभी स्तर पर जो है जगह जगह जो मूल रूप से समस्याएं थी उसको जो है एक लाइसेंस नीति को उदारीकरण द्वारा किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नए विकास हुए, जो नए डेवलपमेंट हुए, उनमें प्रमुख रूप से अगर अपन अध्ययन करें तो हमारे सामने आते हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स का उदय हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो आता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है कोल्ड वार, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शीत युद्ध। शीत युद्ध, कोल्ड वार। लॉर्ड पैक्टन का कोटेशन पढ़िए आप लोग, तोपों से भी अधिक उच्च स्वर में विचारों का गर्जन था। विचारधाराएं कौन थी? साम्यवाद और पूंजीवाद। 1917 के अंतर्गत रशिया के अंतर्गत बोलेश्विक क्रांति होती है, और उस बोलेश्विक क्रांति के पश्चात हम लोग देखते हैं कि एक रशिया के अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था का जन्म होता है। साम्यवादी व्यवस्था के जन्म काल से ही अमेरिका को कभी भी ये बात स्वीकार नहीं थी कि साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, लेकिन मूल रूप से बात ये सामने आई कि इस साम्यवादी व्यवस्था को रोका कैसे जाए। और इसके जन्म काल से ही मैं आपको बताऊं कि साम्यवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी हो गई। लेकिन मूल उद्देश्य तात्पर्य ये हुआ कि विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आग में झोंक दिया गया था, और उसके समक्ष इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। उसमें अमेरिका अकेला युद्ध करने में सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और अनेक मित्र राष्ट्रों ने अपना हाथ मिला करके अलायंस सेना को तैयार किया, और जब युद्ध हुआ तो मित्र राष्ट्रों में आपस में दोस्ती थी। लेकिन युद्ध के पश्चात मैं आपको बताऊं दोनों महाशक्तियों के बीच में एक संघर्षशील समीकरण स्थापित हो गया, और युद्ध के पश्चात युद्ध के बंटवारे को लेकर के और युद्ध काल में भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध तुमुल प्रचार का संग्राम छिड़ गया था। लेकिन
जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात मैं आपको बताऊं, जब शांति संधियां की गई थी, उसके पश्चात दोनों महाशक्तियों में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मनोमालिन्य, अविश्वास, तनाव और एक दूसरे के प्रति भावनाएं गलत होने लगी और विश्व का प्रतिमान दो महाशक्तियों में सिमट कर रह गया, एक पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो शीत युद्ध की स्थिति थी वो मूल रूप से जो है समाज के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसके दौरान जो है विश्व जो है शीत युद्ध के अंतर्गत झोंक दिया गया था। अब आता है आपके शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध देखिए, मूल रूप से शीत युद्ध का अगर अपन अर्थ देखें तो ये एक दूसरे महाशक्ति के विरुद्ध कागज के गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसमें आपस में जब मिलते हैं तो दोनों में बहुत अधिक दोस्ती होती है। लेकिन इसके अंतर्गत, शीत युद्ध के अंतर्गत वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध आदि की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो शीत युद्ध था वो वास्तव में ही एक तरह का वाक युद्ध था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कागज के गोलों से और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है लड़ा गया था, वह युद्ध था, वो था शीत युद्ध। केपीएस मेनन ने कहा है इस बारे में, शीत युद्ध जैसा कि अनुभव किया गया दो विचारधाराओं का युद्ध था, दो पद्धतियों का युद्ध था, दो गुटों का युद्ध था, दो राज्यों का युद्ध था। और जब ये दो अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों का युद्ध था और दो विचारधाराओं का युद्ध था। दो विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। दो गुट कौन से थे? नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति कौन थे? स्टालिन और जॉन फोस्टर डेलेस। केपीएस मेनन कहता है ये बात। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, लुई हॉले ने अपनी पुस्तक दी कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री 1967 के अंतर्गत लिखा कि शीत युद्ध परमाणु युद्ध जैसी स्थिति और तनावपूर्ण वातावरण में रहता था। तो शीत युद्ध के अर्थ और परिभाषा को हम लोग देखें तो बच्चों, शीत युद्ध मूल रूप से दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध था। नेक्स्ट आता शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या थे? शीत युद्ध के हम लोग अगर कारणों का अध्ययन करें तो नंबर 1 में आता है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारणों में हम लोग देंगे कि जब बोलेश्विक क्रांति हुई, शीत युद्ध के कारण ऐतिहासिक कारण में हम लोग देखते हैं जब 1917 की बोलेश्विक क्रांति हुई तो मैं आपको बताऊं कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो हुई, अमेरिका को यह कभी भी मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने का भरसक प्रयास किया और इस दृष्टि से ब्रिटेन ने 1923 और अमेरिका ने 1933 तक मान्यता तक नहीं दी। तो इस कारण भी ब्रिटेन ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति रखी और इसके कारण भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण बना। नंबर 2 था पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास। पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास। पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास की बात करें तो दोनों महाशक्तियों के अंतर्गत कभी भी विश्वास नहीं रहा, चाहे युद्ध काल में हो, चाहे युद्ध के पश्चात हो, चाहे युद्ध से पहले हो। दोनों शक्तियां एक दूसरे को संदेह और अविश्वास के द्वारा देखती थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं
दोनों के बीच में जो है मूल रूप से जो है युद्ध शीत युद्ध का कारण बना। नंबर 3 आता है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर उद्देश्यों से तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ हमेशा आपस में लड़ते थे, लेकिन जब जर्मनी का प्रश्न आया तो मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों से यह कहने लगा कि आप जर्मनी पर आक्रमण करिए, लेकिन वो वर्षों तक टालते गए। अमेरिका ने कोई आक्रमण नहीं किया और इधर ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दोनों देशों के जो अविश्वास का वातावरण बना रहा और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मूल रूप से युद्धोत्तर जो उद्देश्य थे उनमें आपस में एक रूपता नहीं रही और जो है सरकार जो सोवियत संघ की थी वो अपने आप को हमेशा भय की दृष्टि से देखती थी। नंबर 4 सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोग कहते हैं 1945 को रूस के याल्टा नामक स्थान पर एक रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के शासना अध्यक्ष स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि पोलैंड की जो लुब्निन शासन है पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आधारित कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो है सोवियत संघ ने इस लुब्निन शासन को जो है वहां से हटाने का मना कर दिया और ऐसी स्थिति के अंतर्गत सोवियत संघ का याल्टा समझौता जब अवहेलना की गई थी तो अमेरिका को यह कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो समझौता किया गया है वो उसकी अवहेलना कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अवहेलना। बाल्कन समझौते से तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 के अंतर्गत चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था और बल्गारिया और रोमानिया के प्रभाव को स्वीकार किया जाए, यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। परंतु हुआ यह कि युद्ध के पश्चात बाल्कन समझौता की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने अपनी तानाशाही को स्थापित कर दिया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह भी शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईरान से सोवियत सेना ने हटाया जाना। ईरान से सोवियत सेना ने हटाया जाना। ईरान से सोवियत सेना ने हटाए जाने से तात्पर्य यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यह तय हुआ था कि ईरान से जो है सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात यह तय हुआ कि ईरान से सेनाएं हटा ली जाएगी, लेकिन सोवियत संघ ने यह भी हटाने से मना कर दिया। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। नेक्स्ट आता है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यूनान के अंतर्गत भी सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया गया था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति आ गई और युगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि की सहायता करने लगा, जिससे भी शीत युद्ध बढ़ने लगा। नेक्स्ट आता अणु बम का आविष्कार।
अमेरिका और सोवियत संघ ने युद्ध के पश्चात दोनों ने अणु बमों का आविष्कार कर लिया और ऐसी स्थिति में भी शीत युद्ध बढ़ने लगा। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार, सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका के विरुद्ध प्रचार किया, कागज के गोलों से प्रचार किया और ऐसी स्थिति में भी शीत युद्ध उग्र होने लगा। नेक्स्ट आता पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। पश्चिम के जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन था, अमेरिका था, इन राष्ट्रों ने जो है सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार किया और ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी शीत युद्ध उग्र होने लगा। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मंच था उसमें सुरक्षा परिषद में 5 लोगों को वीटो पावर का अधिकार था और सोवियत संघ हमेशा वीटो का बार बार प्रयोग करता था और इससे भी शीत युद्ध उग्र होने लगा। और लास्ट पॉइंट आता है सोवियत संघ के लैंड लीज सहायता बंद करना। सोवियत संघ को अमेरिका के द्वारा लैंड लीज सहायता दी जाती थी जो बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी दी जाती थी। शीत युद्ध काल के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग देखते हैं वो लैंड लीज सहायता भी बंद कर दी गई और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शीत युद्ध उग्र होने लगा।